हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। तो पहले तो ये जान लेते कि समास होता क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो समास होते हैं दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। दो या फिर अगर इसे हम तोड़ें, समास का एक मतलब ये होता है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस में आस। जो समास होते हैं वे दो शब्दों से मिलकर बने हैं, सम और आस। इसका मतलब होता है पास रखना। ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या है, मैंने आपको बताई दी है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाती है या फिर वही शब्द रह जाता है तो उसे हम बोलते हैं समास। उसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव होता है, उन्हें हम बोलते हैं समास। अब जैसे कि इसकी एक बात और है कि इसमें दो जब समास बन जाता है, जब वो बन जाता है तो जब समास बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं समासिक पद। तो वो समासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समासिक पद कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं उन्हें समास कहते हैं। अब जब वो शब्द बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं समासिक पद। ठीक है। तो कैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि रसोई घर। तो रसोई घर है। अब इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं, तो इसमें दो शब्द से मिलकर बना है, ये समस्त पद है। समस्त पद का मतलब होता है जिसमें दो शब्दों का मिश्रण हो, दो पदों का मिश्रण हो। अब जैसे रसोई है और घर है, दो शब्दों का मिश्रण है। इसमें दो शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो इसमें दो का मिश्रण हुआ है। तो इसमें क्या है कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई एक नया शब्द बनाती हैं या फिर वही शब्द रह जाता है। अब रसोई घर है, रसोई घर के अगर हम विग्रह करते हैं, इन्हें अगर तोड़ते हैं, वैसे तो ये समास है। क्या ये एक समास है? अब ये किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रसोई, दूसरा घर, दो शब्दों से मिलकर बना है रसोई घर। तो ये हमारा क्या होगा? समास कहलाएगा। अगर इसका चलो हम विग्रह कर देते हैं, विग्रह क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। इसका विग्रह होता है रसोई के लिए घर। समझ में आए? तो समास क्या होते हैं मैं दोबारा बता देती हूँ कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाती हैं उन्हें समास कहते हैं। और साथ ही बता देती हूँ कि ये इसमें दो शब्द मिलकर बने हैं, दो पद मिलकर बनते हैं, तो जो पहला पद होता है उस पहले पद को हम बोलते हैं, ये जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं पूर्व पद। और जो दूसरा होता है, दूसरा पद जो होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। तो ये दो तरह के पद होते हैं। अगर आप इनके भेद पढ़ोगे तो आपको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहले हम यही पढ़े पूर्व पद या फिर उत्तर पद। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। और समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं उन्हें समास कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बने हैं, सम प्लस में आस। ठीक है। तो यही होता है समास। तो अब हम पढ़ते हैं उसके कुछ भेद। ठीक है, पढ़ते हैं उसके भेद। अब भेद के साथ अगर आप समास पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि समास आखिर क्या होती है। तो समास की होती हैं 6 भेद। कितनी होती हैं? 6 भेद होते हैं। पहले हम 3 का जिक्र करते हैं, 3 हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला है हमारा अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि समस्त पद क्या होते हैं? समस्त पद दो समस्त पद होते हैं जिसमें दो पद होते हों, या फिर हम बोल सकते हैं दो पदों का समूह समस्त पद कहलाते हैं, जिसमें दो पदों का मिश्रण होता हो। ठीक है। तो अव्ययभाव समास क्या होते हैं? अव्ययभाव समास वे होते हैं जिसके अंदर पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या हो? पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय तो आपने बहुत छोटे अक्षर लिखते अब तक पढ़े होंगे कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय होते हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर ना तो लिंग का, ना ही वचन का, कारक का
या फिर काल का, टाइम का, इनका प्रभाव ना पड़े उन्हें हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होती हैं दोबारा बता देती हूँ, जिन पर मेल फीमेल का या फिर बोल सकते हैं लिंग का, वचन का, समास का, कारक का, टाइम का आदि का जो प्रभाव ना पड़ता हो उन्हें हम बोलते हैं अव्ययभाव समास। ठीक है, तो जिसमें पहला पद अव्यय हो, जिस पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े। अब जैसे कि हम बोल देते हैं भरपेट, भरपेट। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर किसी लड़की ने कहा हो कि मुझे भरपेट खाना खाना, मुझे भरपेट खाना खाना है, या फिर किसी लड़के ने बोला हो कि मुझे भरपेट खाना खाना है, तो बात तो एक ही है, लड़का बोले लड़की बोले भरपेट ही बोला जाएगा। तो इस पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वचन, अब अगर टाइम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भरपेट कोई टाइम पे जाता है, नहीं जाता। भरपेट पर ना ही लिंग का, ना ही वचन का, ना ही कारक का, समास का, समास में पड़े रहे, ना ही कारक का, ना ही काल का, टाइम का प्रभाव ना पड़ता हो उन्हें हम बोलते हैं अव्यय। तो अव्यय भाव समास वे समास होती हैं जिन पर पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अब इसमें भरपेट में पहला पद क्या है, भर, ये अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है। ठीक है, अब जैसे कि आजीवन, आजीवन, इसमें भी पहला पद आ, ये आ क्या है, ये पहला पद मतलब अव्यय है। मतलब जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय हो, उन्हें हम बोलते हैं अव्यय भाव समास। अब जैसे और उदाहरण लीजिए यथाशक्ति, यथा, ये यथाशक्ति। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार। तो यथा जो होगा, यथा है, ये हमारा क्या है, पहला पद अव्यय है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, अव्यय भाव समास हुआ। मतलब जिसमें पहला पद प्रधान हो, ये समास पूरा अव्यय भाव है, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान हो और साथ में अव्यय हो, पहला पद प्रधान भी हो। ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि पहला पद प्रधान हो। अगर आप इसी तरह समझना चाहती हो तो इसमें पहला पद अगर अव्यय हो, नाम में छुपा है अव्यय भाव, मतलब अव्यय हो। ठीक है, एक बात और बता देती हूँ, इसके अंदर रिपीटेड वर्ड भी ज़्यादा आकर आते हैं। अब आप देखते हैं दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, ये शब्द ज़्यादा आती हैं ये पद, ये समस्त पद ज़रूर आते हैं। जिसमें भी रिपीटेड वर्ड होते हैं वे भी अव्यय भाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अव्यय भाव, जिसमें रिपीटेड वर्ड भी आते हैं। जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, ये सब हमारे रिपीटेड वर्ड है। एक शब्द जब दोबारा बार बार बोला जाता हो, मतलब वो रिपीटेड वर्ड होता है, तो वे भी हमारे अव्यय भाव भी कहलाते हैं, अव्यय भावी समास कहलाते हैं। समझ गए आप। तो अव्यय भाव समास क्या होती है, जिनमें पहला पद क्या हो, हमारा प्रधान हो या फिर अव्यय हो। अगर आपको उदाहरण समझनी है तो आप कोई बुक उठा लीजिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होती है, तत्पुरुष समास के अंदर होता है, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है ये प्रधान नहीं होता, जो उत्तर पद होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। मतलब जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उन्हें हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे कि हम कौन लेते हैं, वनवास, तो इसमें दो पद हैं, पहला है वन पूर्व, दूसरा है वास, तो इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान हुआ। क्या है हमारा दूसरा पद, वास, तो इसमें हमारा कौन सा पद प्रधान हुआ, दूसरा पद प्रधान हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना वन में वास। एक बात और बता देती हूँ, उसके अंदर इसमें भी कोई पहचान है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास जो होते हैं वो अगर इसका हम विग्रह करते हैं, अगर उन्हें तोड़ते हैं तो उसमें जो आंसर आएगा, तो उसका जो आंसर होता है उसके अंदर हमें विभक्ति चिन्ह भी मिलती हैं। क्या मिलते हैं हमें उसके अंदर, विभक्ति चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि वनवास है, वन में वास, बताया मैंने आपको, वन में वास, तो वन में वास में क्या है, वन में वास, तो में क्या है, में क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। अगर आपने कारक पढ़े होंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह भी समझ में आ जाएंगे, नहीं पढ़े तो कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी होते हैं ये। तो वनमेवास कोई भी आप पढ़ लो, कोई भी आप वीडियो देख लो, आपको उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वनमेवास जो है ये, इसके अंदर में क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है, मतलब कि ये हमारा जो पद है, पूरा समास पद है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यही होता है इनके अंदर, विभक्ति चिन्ह में होता है कि इसके अंदर पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और साथ में अगर उनका विग्रह करेंगे तो हमें विभक्ति चिन्ह मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विभक्ति चिन्ह मिलेगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले रसोई घर बताया था, जब मैंने आपको समास करवाए थे अभी, तो रसोई घर पहला उदाहरण दिया था, रसोई घर। तो रसोई घर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, रसोई के लिए घर। अब इसके अंदर दो पद है, रसोई, पहला रसोई, दूसरा घर। अगर इसका विग्रह करती हैं तो रसोई के लिए घर मिलेगा। क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। तो इसमें रसोई के लिए घर, इसके अंदर क्या विभक्ति चिन्ह आई है हमारी, के लिए। तो के लिए क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। जैसे हम बोलते हैं ना, ने पर में, ने पर में, के द्वारा, ऐसे बहुत सारे आते हैं के लिए, ये सब हमारी विभक्ति चिन्ह होती हैं। ठीक है, तो यही हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। मतलब अव्ययभाव समास में क्या होते हैं, अव्ययभाव समास वे समास होते हैं जिनके अंदर पहला पद अव्यय हो या फिर पहला पद प्रधान हो, उन्हें हम बोलते हैं अव्ययभाव। या फिर हम बोलते हैं जिन पर पहला पद अव्यय हो और उन पर ना ही किसी लिंग का, वचन का, समास का, कारक का या फिर किसी टाइम का प्रभाव ना पड़ता हो, उन्हें हम अव्ययभाव समास बोलते हैं। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिन पर दूसरा पद प्रधान होता हो और साथ ही उनमें अगर हम विग्रह करते हैं उनका, तो हमें क्या मिले, विभक्ति चिन्ह मिले उसके अंदर। तो वे हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। फिर तीसरा है हमारा द्विगु समास। तीसरा क्या है हमारा, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होते हैं, तो द्विगु समास वे समास होते हैं जिनके अंदर पहला पद संख्यावाची हो। क्या हो, पहला पद संख्यावाची हो। अब जैसे कि हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, तिरंगा। तो इसमें क्या होगा, पहला पद कैसे संख्यावाची होगा, तो अगर इसका विग्रह करो, आप विग्रह करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा विग्रह से कि इसमें क्या संख्यावाची है हमारा। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो विग्रह करते समय में मिलेगा कि 3 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, हमारा तिरंगा कहलाएगा। 3 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, तिरंगा कहलाएगा। तो जो पहला पद है वो क्या हुआ, हमारा संख्यावाची हुआ। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला पद क्या हो, संख्यावाची, और साथ ही अगर इसका विग्रह करती हैं तो जो इसका विग्रह होता है उस समूह में आए, मतलब किसी ग्रुप में आए, समूह में आए। जैसे 3 रंगों का समूह तिरंगा, 4 राहों का समूह चौराया, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पैरों का समूह 2 पैर। ठीक है, मतलब समूह ही आएगा ज़्यादातर। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा इसमें अंदर ग्रुप की बात होती है, समूह की बात होती है। ठीक है, और साथ ही इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, उसमें पहला पद संख्यावाची होगा तो वो हमारा द्विगु समास ही कहलाएगा। अब जैसे कोई भी उदाहरण मैंने आपको बताया, तिरंगा क्या होगा, 3 रंगों का समूह। अब 3 रंगों का समूह है तो उसमें पहला क्या है, 3 है, और जो 3 होती हैं वे संख्या में तो आती हैं, काउंटिंग ही तो है ये। तो जिसमें भी पहला पद क्या हमारा संख्यावाची हो, उन्हें हम बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, फिर हम जो दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैंने आपको बताया अभी, दोपहर। दोपहर में जो 2 है, 2 क्या है, अब इतना तो पता है, मैंने बताया 2 मतलब काउंटिंग ही तो है। पहला पद आपको बिना उसके पता चल रहा है, बिना उसे विग्रह करें कि 2 पैरों का समूह 2 पहर, क्या होगा, 2 पहरों का समूह 2 पहर। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, समास की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं या फिर वही शब्द रह जाते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उन्हें हम बोलते हैं समास बोलते हैं, बहुत बताया था। तो इसमें 2 पैरों का समूह, इसमें बहुत ही थोड़ा सा चेंजिंग आई है कि 2 पैरों का समूह, सिर्फ समूह लगा है, बाकी सब उसके अंदर से ही है, यही आ गया सिंपल सा, बस इसमें समूह लगा है। अव्ययभाव में आया था, अव्ययभाव का उदाहरण में क्या लिया था कि जैसे कि अब मैंने आजीवन, या फिर हम कोई भी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार,
तो यथाशक्ति इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज आ गया है, मतलब शब्द दो या दो से शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं या फिर वही शब्द रह जाते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग अर्थ हो जाता है या फिर वही शब्द रह जाते हैं, उन्हें हम बोलती हैं अव्ययभाव। तत्पुरुष समास जो होती है, मैंने आपको बोला जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, चेंजिंग थोड़ी सी आई है, ठीक है, इनमें बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है वरना वही का वही होता है ये। ओके, तो द्विगु समास क्या होती है, मैंने बताया था आपको। द्विगु समास वे समास होती है जिनमें पहला पद क्या होता है हमारा संख्यावाची हो, काउंटिंग में हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं द्विगु समास। और साथ ही इसमें समूह की बात भी आती है, मतलब अगर सब विग्रह करते हो तो समूह ही आती है हर चीज़ में। दो पैर ले लो, तिरंगा ले लो, या फिर हम कोई भी शब्द ले लेते हैं, दो पैर हो गया, तिरंगा होगा, चौराया हो गया, ऐसे जिसमें भी शब्द में पहला पद हमारा संख्यावाची हो, साथ में समूह में आंसर आता है। अब दो पैर है, दो पैरों का समूह, समूह आया है। तिरंगा है, तीन रंगों का समूह, तिरंगा है तो समूह आ गया। चौराहा, चार राहों का समूह, समूह आ गया। तो यही होते हैं हमारे उनके भेद, द्विगु समास। तो समास के मैंने आपको तीन भेद पढ़ाए हैं, तीन भेद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना। अव्ययभाव समास ये बहुत ही मतलब इजी होती है, समास ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ी थोड़ी बातें जान लीजिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको इतना ही, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे तरह डिटेल से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मैंने आपको समास पढ़ा दिए। समास क्या होती है, समास होती हैं वे शब्द होती हैं जिन पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब नया शब्द बनाती हैं या फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देती हैं फिर वही रह जाती हैं, तो उन्हें हम बोलती हैं समास, ठीक है। समास की 6 भेद होती हैं। और अगर आपको ज़्यादातर समास के बारे में ऐसा समझ में ना आए कि इसे तिरंगा है, ऐसे ना आए समझ में, तो पहले से विग्रह कर लीजिए। विग्रह क्या होता है, विग्रह होता है इन्हें तोड़ना, इन्हें खुलकर लिखना, ठीक है। तो जो समास होती हैं इनमें दो पद होती हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होना चाहिए, और इसके अंदर जो होता है इसमें पहला पद क्या होगा, मतलब जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होना चाहिए, दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, मतलब उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाकी सब आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समास पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको समास में जितना भी समझ में आया हो, अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकूं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना, ताकि अगर आपको भी समास समझ में आ गया हो तो आपके दोस्त भी जो होते हैं या फिर कोई और है वो समझ सके, ठीक है। दोबारा कह देती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश हो। जय हिंद, जय भारत।